जनवरी 2018 की बात है। मुंबई की एक बैंक ब्रांच ब्रेडी हाउस ब्रांच में एक नया एम्प्लॉय आता है। हाँ, और वहाँ एक कस्टमर आकर रूटीन तरीके से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOUs इशू करने की रिक्वेस्ट डालता है। सही। और नियम के हिसाब से वो नया स्टाफ मेंबर कोलैटरल मांगता है, गिरवी रखने के लिए कुछ। पर जब वो सिस्टम चेक करता है ना, तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जो देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल भूकंप बनने वाला था। बिल्कुल, क्योंकि पिछले कई सालों के LOUs का सिस्टम में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, गायब थे सब। और आज हम इसी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े PNB के 13,000 करोड़ के घोटाले के दस्तावेजों पर एक गहराई से चर्चा कर रहे हैं। पर हमारा फोकस आज नंबर्स पर नहीं होगा। नहीं, हम इसे विजिलेंस यानी सतर्कता के नजरिए से देखेंगे। ये समझेंगे कि आखिर 2011 से 2017 तक, मतलब पूरे 7 साल तक, इतना बड़ा फ्रॉड सिस्टम के अंदर अंधा कैसे रहा। तो सबसे पहले इसके टेक्निकल लूप होल की बात करते हैं, क्योंकि इसने पूरे सिस्टम को प्रैक्टिकली पैरालाइज कर दिया था, है ना? हाँ, देखिए, बेसिकली बैंक की तरफ से एक गारंटी पेपर होता है कि अगर ये कस्टमर फॉरेन पेमेंट में डिफॉल्ट करेगा तो बैंक उसकी जगह पैसे देगा। राइट, एक तरह की इंटरनेशनल गारंटी। एग्जैक्टली। अब PNB में इंटरनेशनल मैसेजेस भेजने के लिए स्विफ्ट सिस्टम यूज होता था, पर बैंक का जो मेन लेजर था, कोर बैंकिंग सिस्टम या CBS जिसे कहते हैं, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं बैंक। हाँ वही। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी ये थी कि इन दोनों सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट ही नहीं किया गया था। वेट, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे मैं अपने फोन से किसी को एक सीक्रेट टेक्स्ट मैसेज भेजूं, पर नेटवर्क ऑपरेटर के बिल में उसका कोई रिकॉर्ड ही ना है। सही पकड़ा, बिल्कुल यही हुआ था। बैंक का ऑफिशियल सिस्टम प्रैक्टिकली अंधा था और एक्चुअल ट्रांजैक्शंस कहीं और ही चल रहे थे। मतलब स्विफ्ट के जरिए बिना किसी कोलैटरल के फेक LOIs इशू होते रहे। हाँ, और क्योंकि स्विफ्ट और CBS आपस में बात नहीं करते थे, CBS में इनकी एंट्री नहीं हुई, तो किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये लायबिलिटीज दिखी ही नहीं। ये एक मॉन्यूमेंटल टेक्निकल विजिलेंस फेलियर था। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, मतलब एक आधी बार ठीक है कोर बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करना, पर 7 साल तक इंटरनल और स्टैट्यूटरी ऑडिट्स क्या कर रहे थे इतने सालों तक? अरे उन्होंने मिस किया, क्योंकि वो लोग सिर्फ CBS डेटा चेक करते थे, जो कि उनके सामने परफेक्टली क्लीन दिख रहा था। वो तो किसी ने स्विफ्ट लॉग्स और CBS डेटा को मैच करने की सोची ही नहीं। किसी ने जहमत ही नहीं उठाई। और ये सब इतने लंबे समय तक इसलिए चल पाया क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं था, ये सिस्टम और ह्यूमन नेग्लिजेंस का एक खौफनाक मिश्रण था। वो गोकुलनाथ शेट्टी वाला एंगल ना, जी। जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट में डेप्यूटी मैनेजर था। हाँ, वो इंसान लगातार कई सालों तक एक ही ब्रांच में टिका रहा। मैंडेटरी स्टाफ रोटेशन पॉलिसी जो होती है ना बैंक की, उसे टोटली इग्नोर किया गया। जिसका सीधा सा मतलब है कि मेकर चेकर सिस्टम वही खत्म हो गया, क्योंकि अगर कोई नया इंसान उसकी जगह आता तो पकड़ा जाता ना सब कुछ। बिल्कुल। और ऊपर से उसने क्या किया कि अपने पासवर्ड्स भी अनऑथराइज्ड लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। ये तो मतलब पूरे सिस्टम का मजाक बनाने वाली बात हो गई। और इसी वजह से जब बाद में CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की दखलंदाजी हुई, तो पता चला कि ये सिर्फ एक मैनेजर का काम नहीं था, लगभग 54 ऑफिशियल्स की लापरवाही थी इसमें। 56 लोग, बाप रे। मतलब ब्रांच हेड से लेके जोनल ऑफिसर्स तक सब शामिल थे। सब ने सुपरवाइजरी विजिलेंस में बहुत बड़ी चूक की। अब आप ही सोचिए, एक स्पेसिफिक ब्रांच का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अचानक से इतना बढ़ रहा है। और हायर अप्स ने इन अबनॉर्मल स्पाइक्स पर सवाल ही नहीं उठाए, उन्हें इवैल्यूएट ही नहीं किया। नहीं किया। तभी तो जब ये भूकंप आया तो 21 लोगों को तुरंत सस्पेंड किया गया और CBI ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस दर्ज किए। तो इतने लोगों के सस्पेंड होने और क्रिमिनल चार्जेस लगने के बाद अथॉरिटीज को तो ये समझ आ गया होगा कि गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं है, सिस्टम के डिजाइन में भी बहुत बड़ा झोल था। सही बात है। तो उन्होंने सबसे पहले उस स्विफ्ट और CBS के गैप को बंद किया। ये इंटीग्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया ताकि कोई ऑफ बुक एंट्री पॉसिबल ही ना हो। और ह्यूमन एरर वाले पार्ट का क्या किया? उसके लिए कोई रिफॉर्म्स आए? हाँ, स्ट्रिक्ट स्टाफ रोटेशन लागू हुआ, साथ ही ऑटोमेटेड रिस्क अलर्ट सेटअप किए गए और सरप्राइज इंस्पेक्शंस रूटीन का हिस्सा बन गए। मतलब इस एक केस ने पूरे इंडियन बैंकिंग विजिलेंस सेक्टर के रूल्स ही बदल कर रख दिए। सच में ये बैंकिंग विजिलेंस और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में एक क्लासिक एग्जाम्पल रहेगा। हमेशा रहेगा कि जब इंडिविजुअल कल्यूजन और सिस्टम की लापरवाही
आपस में मिलते हैं तो कैसे पूरा स्ट्रक्चर ढह जाता है। ये घोटाला हमें बताता है कि लूप होल्स हमेशा वही लोग ढूंढते हैं जो सिस्टम चलाते हैं। एग्जैक्टली अगर स्टाफ रोटेशन जैसा एक इतना बेसिक नियम 7 साल तक नजरअंदाज होने से 13,000 करोड़ का घोटाला हो सकता है, तो क्या आज की ये मॉडर्न ऑटोमेटेड सिस्टम्स सच में ह्यूमन कोलूजन को पूरी तरह रोकने में सक्षम हैं? एक बहुत ही गहरा सवाल है ये। है ना? मशीन को तो आखिर इंसान ही बनाता और चलाता है। उसमें मैनिपुलेशन हमेशा ही खतरा रहेगा। और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको आगे चलकर गौर करना चाहिए।